जितने अधिक भ्रष्टाचार होंगे उतने अधिक कानून होंगे। जी, मेरा नाम मुकेश पाल है। आज जैसे कि माहौल है देश का कि हर कोई सरकार और ईडी और दिल्ली सरकार पे सवाल खड़ा कर रहा है और सवाल पूछ रहा है कि तानाशाह सरकार, वर्तमान सरकार ऐसा कर रही है। क्या ये दोषी सिर्फ मौजूदा सरकार ही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया देश पर, क्या यह उसकी जिम्मेदारी नहीं थी संविधान को और लोकतंत्र को बचाए रखने की? उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाया जब ये कानून बनाए जा रहे थे? इनकी कमजोरी की वजह से, 70 साल राज करने वाली पार्टी की कमजोरी की वजह से ही आज मौजूदा सरकार इतनी बड़ी तानाशाह बन चुकी है। ये विपक्ष की भी बहुत बड़ी नकारात्मक और असफलता है। PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब 2019 में इसका संशोधन किया जा रहा था तो विपक्ष की पार्टियों ने उस टाइम में इसका विरोध क्यों नहीं किया था? ये 2002 में बनाया गया था कानून, 2005 में इसको लागू कर दिया गया था और 2012 में कई कंपनियां और शामिल की गई थी, जैसे बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और म्यूचुअल फंड सेक्टर। और 2019 में इसमें संशोधन कर पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया गया था। इस कानून के तहत ईडी को एक विशेष शर्तों के आधार पर कुछ छूटें दी गई थी कि वो आरोपी के घर जा सकती हैं, उनकी तलाशी ले सकती हैं, उनकी गिरफ्तारी कर सकती हैं विदाउट एनी एविडेंस के पर। जब तक ये कार्रवाई चलेगी उसको जेल में रखा जा सकता है, उस पर कोई जमानत नहीं होगी। ऐसे कई कठोर नियम लागू कर दिए गए थे। वो खुद जो आरोपी है खुद अपने आप को साबित करेगा कि वो निर्दोष है। ईडी को विशेष अधिकार दे दिया गया था 2019 में संशोधन कर। यह उस टाइम का संशोधन है जब मौजूदा सरकार सत्ता पर थी। तो क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं थी जब इस संशोधन किया जा रहा था तो उस टाइम में इसका विरोध करते? इस कानून को बनाया इसलिए गया था ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। लेकिन क्या मनी लॉन्ड्रिंग रुक पाई? क्या ईडी का ये सौतेला व्यवहार विपक्ष को ही नजर आता है? सत्ता पक्ष के नेता पर नजर क्यों नहीं आता? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? उन पर यह कानून का पालन क्यों नहीं होता? ये कानून अगर सही तरीके से इसका पालन किया जाता तो बहुत अच्छा कानून था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए, डराने के लिए ये कानून का पूरा प्रयोग किया जा रहा है, जिसके तहत इनको जमानत नहीं मिल पा रही है। आम आदमी के आज सारे नेता, सारे मंत्री जेल के अंदर बंद हैं। इतनी आसानी से उनको जमानत नहीं मिलने वाली है क्योंकि 2019 में जो संशोधन किया गया था उस टाइम चुप्पी साध ली गई थी। किसी विपक्ष पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था। आज जब गिरफ्तारी हुई तो यह कहा जा रहा है ईडी गलत कर रही है। ईडी के ऐसे रवैये के लिए जिम्मेदार कौन है? विपक्ष भी जिम्मेदार है ऐसे रवैये के लिए। हम सिर्फ मौजूदा सरकार को बोले जा रहे हैं, पर यह गलत है। कोई भी कानून बनाया जाता है या संशोधन किया जाता है तो पक्ष और विपक्ष का दोनों का मौजूद रहना, दोनों की सहमति रहना ही अनिवार्य माना जाता है। तो रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं मान्यवर। ये रेल, ये सेल, ये BPCL, ये LIC, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर इस देश के अंदर। देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। सर मुझे समझ में नहीं आता सर, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। मैं कहता हूं अंग्रेजों को दलाल, पूरा इनको लग जाता है। ये क्या है सर? ये क्या है?
मैं कहता हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूं अंग्रेजों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। क्यों बुरा लगता है सर? क्यों बुरा लगता है? क्यों बुरा लगता है? अरे सुनो ना, सच को सुनो। इसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड जब 2018 में बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था ताकि एक पारदर्शिता रहे। जो भी लोग चंदा दे रहे हैं राजनीतिक पार्टियों को, वो एक उसका बही खाता तैयार किया जाए, उसकी साफ सुथरी नीति हो। पर इलेक्टोरल बॉन्ड बना तो दिया गया कानून 2018 में। पहले बनाया तो इसलिए गया था ताकि पारदर्शिता रहे कि कौन पार्टी, कौन सी संस्था, कौन सी कंपनी किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दे रही है। उन राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जा सकता है जो पिछले आम चुनाव में 1% का बहुमत उनको प्राप्त हुआ हो, लोकसभा या विधानसभा में। और कुछ महीने डिसाइड किए गए, उस महीने के अवधि में 10 या 15 दिन के अवधि में इलेक्टोरल बॉन्ड को एसबीआई के कुछ चुनिंदा शाखाओं में खरीदा जा सकता था, जैसे जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 15 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी एसबीआई को कि उन लोगों के नामों की लिस्ट को जाहिर करे, उजागर करे और बताए, पर एसबीआई ने नहीं बताया। यही फटकार के बाद एसबीआई ने बताया कि इन लोगों ने चंदा दिया। जो लोग लॉस में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं, वो भी करोड़ों का चंदा राजनीतिक पार्टी को दे रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला था, अरबों का घोटाला हुआ है, जो आज तक बीजेपी ने उसको जाहिर नहीं किया और ये बताया इसका कोई लेखा जोखा हमारे पास नहीं है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का मकसद था चंदा के नाम पे धंधा करना, अरबों रुपए को गमन कर जाना, जो कि लोकतंत्र वाले देश में बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पे जो टीम गठित की गई है उस पर कार्यवाही करके उजागर भी करना चाहिए किन किन लोगों पे कार्यवाही हुई है। आज वही जिन लोगों ने चंदा दिया, जिन जिन पार्टियों को चंदा दिया गया है, उन पार्टियों से उनको टिकट मिला है और वो नेता बन रहे हैं। और नेता बनकर क्या वो साफ सुथरी राजनीति कर पाएंगे? वो बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले दिए हुए चंदे का पैसा निकालेंगे, जनता के टैक्स के पैसों को गमन करके फिर तिजोरी में डालेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का काम फिर से शुरू कर देंगे। ये जनता को समझना होगा। जय हिंद, भारत माता की।